नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बारे में, और इसमें भी खास तौर पर उन नए कानूनों पर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाए गए हैं। ये बहुत बड़े बदलाव हैं, तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात क्या है? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर बनाया गया है। ये है चैप्टर वी, और ये खास तौर पर महिलाओं पर होने वाले हमले और क्रिमिनल फोर्स जैसे अपराधों से डील करता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इसी नए चैप्टर पर नजर डालेंगे, फिर कुछ जरूरी कानूनी शब्दों का मतलब समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कौन-कौन से अपराध हैं और उनकी सजा क्या है, इन कानूनों के पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो ये जो नया चैप्टर है, ये बीएनएस के सेक्शन 74 से लेकर 79 तक फैला हुआ है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसने महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और यकीन मानिए, ये हमारे लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अलग-अलग अपराधों की बात करें, दो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। पहला है असॉल्ट यानी हमला, और दूसरा है क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल। चलिए देखते हैं कि कानून इन दोनों में क्या फर्क मानता है। देखिए, जब हम हमला या असॉल्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये असल में धमकी के बारे में है। मतलब कोई ऐसा इशारा करना या मारने के लिए हाथ उठाना जिससे सामने वाले को ये डर लगे कि बस अब उस पर बल का इस्तेमाल होने ही वाला है। और क्रिमिनल फोर्स क्या है? ये उस बल का एक्चुअल इस्तेमाल है। मतलब जब सच में फोर्स यूज किया जाता है, जैसे किसी को धक्का देना या किसी भी तरह से गलत तरीके से छूना। और इसमें दो चीजें जरूरी हैं, ये जानबूझकर किया गया हो और बिना सहमति के। तो एकदम साफ साफ फर्क है। हमला मतलब फोर्स की धमकी देना, और आपराधिक बल मतलब उस फोर्स का इस्तेमाल करना। एक डर पैदा कर रहा है और दूसरे में एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। तो अब जब हम हमला और आपराधिक बल का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि बीएनएस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके महिलाओं की मर्यादा भंग करने और हैरेसमेंट जैसे अपराधों को कैसे डिफाइन करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 75 की, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में है। ये कानून बहुत ही क्लियरली 4 तरह के एक्ट्स को सेक्सुअल हैरेसमेंट मानता है। पहला, अनचाहा फिजिकल कांटेक्ट। दूसरा, सेक्सुअल फेवर मांगना। तीसरा, किसी की मर्जी के खिलाफ उसे पोर्नोग्राफी दिखाना। और चौथा, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना। अच्छा, तो अब सजा की बात करते हैं। जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, मतलब फिजिकल हरासमेंट करना या फिर किसी को जबरदस्ती पोर्नोग्राफी दिखाना, ऐसे मामलों में 3 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान है। इसके अलावा भी बीएनएसएम में मर्यादा के खिलाफ दूसरे गंभीर अपराधों की बात की गई है, जैसे सेक्शन 74 है आउटरेजिंग मॉडेस्टी के लिए, जिसमें 5 साल तक की सजा है। फिर सेक्शन 76 और भी गंभीर है, किसी को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना, इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। और सेक्शन 79 जो किसी की मर्यादा का अपमान करने वाले शब्दों या इशारों के बारे में है, उसमें 3 साल तक की सजा है। अब ये कानून सिर्फ फिजिकल अपराधों तक ही सीमित नहीं है। ये आज के ज़माने के टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराधों पर भी ध्यान देता है, खास तौर पे 2 चीज़ों पर, ताक-झाक यानी वॉयरिज्म और पीछा करना यानी स्टॉकिंग। तो वॉयरिज्म यानी सेक्शन 77 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी महिला को उसके प्राइवेट मोमेंट्स में देखना या उसकी तस्वीर खींचना जब वो ये उम्मीद कर रही हो कि उसे कोई नहीं देख रहा, ये एक अपराध है। और एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें ऐसी तस्वीरों को बांटना या फैलाना भी शामिल है, भले ही वो तस्वीर शुरू में सहमति से ही क्यों न ली गई हो। और सजा के मामले में कानून बहुत सख्त है। अगर कोई ये अपराध पहली बार करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वही इंसान ये अपराध दोबारा करता है तो सजा सीधे 3 से 7 साल तक हो जाती है। मतलब रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कोई नरमी नहीं है। अब आते हैं स्टॉकिंग पर, यानी सेक्शन 78। तो स्टॉकिंग क्या है? सिर्फ किसी का फिजिकली पीछा करना ही स्टॉकिंग नहीं है। अगर कोई महिला साफ मना कर चुकी है, फिर भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करना या फिर उसके इंटरनेट, ईमेल या किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखना, ये भी स्टॉकिंग के दायरे में आता है। और यहां भी वॉयरिज्म की तरह ही सजा बढ़ती जाती है। पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना है, लेकिन अगर दोबारा यही अपराध किया तो सजा 5 साल तक हो सकती है। ये दिखाता है कि कानून बार बार होने वाले हैरेसमेंट को कितनी गंभीरता से लेता है।
अच्छा, एक बात समझना जरूरी है कि ये जो नए कानून हैं, ये अचानक से नहीं आ गए। इनके पीछे दशकों के कानूनी सफर और अदालतों के कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले हैं, जिनकी नींव पर ये बने हैं। जैसे कि 1967 का ये केस पंजाब स्टेट वर्सेस मेजर सिंह, इसमें कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी बात कही थी कि मर्यादा या मॉडेस्टी एक ऐसा गुण है जो एक महिला के पास उसके जन्म से ही होता है। ये उसकी उम्र या उसके कामों पर निर्भर नहीं करता। और सिर्फ यही नहीं, अदालतों ने समय समय पर बहुत जरूरी सिद्धांत स्थापित किए हैं, जैसे कि अपराध में आरोपी का इरादा क्या था, ये मायने रखता है, पीड़िता की प्रतिक्रिया नहीं। या फिर अपराध के लिए क्या क्या जरूरी है, एक महिला का होना, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल और इरादा उसकी मर्यादा भंग करने का होना। और ये भी माना है कि लगातार पीछा करने का असर कितना गहरा हो सकता है, यहां तक कि ये आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा भी हो सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर इन सभी कानूनों को एक अलग चैप्टर में डालना इतना जरूरी क्यों है? इसका क्या फायदा है? देखिए, इसके कई बड़े फायदे हैं। सबसे पहला है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। जो कानून पहले बिखरे हुए थे, वो अब सब एक जगह पर हैं। दूसरा है रिकग्निशन, यानी मान्यता। अब इन अपराधों को फॉर्मली महिलाओं के खिलाफ होने वाले खास अपराधों के तौर पर पहचाना गया है। तीसरा, ये कानून को आम लोगों और पुलिस के लिए समझना आसान बनाता है। और चौथा और सबसे जरूरी, डिटरेंस। जब हर अपराध के लिए साफ और सख्त सजा तय होती है, तो ये अपराधियों को रोकने का काम करता है। तो कुल मिलाकर इन कानूनों को एक जगह लाना कागज पर तो एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये नए और ज्यादा स्पष्ट कानून जमीनी हकीकत पर हमारे समाज में कोई असल और मापने लायक बदलाव ला पाएंगे? इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।